मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित विषय का अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। खेलने का मतलब है कि हम खेल खेल में संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खेल खेल करके हमें संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हम खेल ही शुरू कर देते हैं। देखिए, हमारे पास कोई 6 संख्या की कोई वस्तुएं हैं। जैसे आप ये मान सकते हो कि 6 कांच की गोलियां हैं, और उन 6 कांच की गोलियों को आप लोगों को बोल दिया जाए कि इनको आप लाइन में व्यवस्थित कीजिए, तो आप किस किस तरह से इनको लाइन में व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए हम यहाँ इन कांच की गोलियों के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। देखिए, 6 कांच की गोलियां हैं। आप सभी इस तरह से एक लाइन में 6 की कांच की गोलियों को जचा सकते हैं, सेट कर सकते हैं, और पैटर्न हो गया ये अपना एक। दूसरा, आप इनको इस तरह से भी आप जचा सकते हैं। इनको दो गोलियों की इस तरह से लाइनें बना करके, इसमें तो पंक्ति आपने एक ही बनाई, इसमें पंक्ति आपने 2 बना दी, और 3 गोलियों की बनाई, और इसमें एक पंक्ति थी वो 6 गोलियों की, 6 कांच की गोलियों की बनाई। अब और भी आप बना सकते हैं क्या? देखिए, तीसरा पैटर्न है वो आप इस तरह से बना सकते हैं। 3 लाइन बना दोगे और 2 कांच की गोलियों की। अब और कहे आप तो और आप इसको सेट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 6 कांच की गोलियां हैं, उनको आप एक लाइन में व्यवस्थित कर सकते हो, 2 लाइन में व्यवस्थित कर सकते हो, 3 लाइन में व्यवस्थित कर सकते हो। 3 लाइन है, पंक्ति है, तो गोलियों की संख्या है 2, तो बराबर कितना हो गया? 6। 2 लाइनें हैं और गोलियों की संख्या कितनी है? 3, तो 2 गुणा में 3 बराबर भी 6। और एक लाइन है, गोलियों की संख्या 6, तो क्या हो गया? 6। तो यहां इस 6 के हमने टुकड़े किए हैं। 6 के क्या किए हैं? टुकड़े। और 6 के टुकड़े का मतलब होता है इनका गुणनखंड। इस प्रश्नावली में हम अपनी जो 3.1 जो प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली, उसमें हम गुणनखंड और गुणज के बारे में सीखेंगे। और ये जो खेल है वो आपको गुणनखंड सिखाने के लिए ही खेला गया है। देखिए, इस 6 का एक तो गुणनखंड ये हो गया 1 गुणा में 6, इस 6 का एक गुणनखंड हो गया 2 गुणा में 3, और इस 6 का गुणनखंड हो गया 3 गुणा में 2। ये तो दोनों एक ही जैसी बात है, और ये एक अलग बात है। तो हम यहां पर इसके कुल गुणनखंड करने चाहेंगे, तो 6 बराबर हो जाएगा 1, 2, 3 और 6। यानी वो संख्याएं हम यहां लिखेंगे जिनका इस संख्या में पूरा भाग जाए, वही तो संख्या इसका गुणनखंड कहलाएगी। अब गुणनखंड की हम परिभाषा करें तो इसमें परिभाषा लिखा है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। विभाजक का मतलब भाग दिया जा सकता है पूरा। यहां हमने संख्या 6 ली। अब हम संख्या 18 को लेकर के और करते हैं ऐसा ही कोई खेल, और आप संख्या 18 के गुणनखंड लिखने का प्रयास भी करें। आप सभी अब साथ में संख्या 18 को लेकर के भी आप प्रयास करें। अब 18 का एक तो पैटर्न हो जाएगा। जो पहला है कि 18 जो कांच की गोलियां हैं वो एक ही लाइन में आएंगी। कितनी? एक ही लाइन में। कितनी गोलियां? 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से हमने 18 गोलियों को एक ही लाइन में रख लिया। दूसरा अपना पैटर्न हो जाएगा, 2 लाइनें बनाएंगे 2 गोलियों की, और इस तरह से 9 गोलियां 2 लाइनों में रखेंगे हम, तो अपना ये खेल हो गया। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे तो हम लाइनों की संख्या बढ़ा देंगे 3 का,
और 6 गोलियां रखेंगे हम, तो अपनी ये गोलियां पूरी पूरी व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक लाइन में ज्यादा और एक लाइन में कम, ऐसा हमें नहीं करना है। तीसरा जो चौथा पैटर्न करेंगे वो कैसा होगा, अब देखो 4 लाइनें करेंगे तो ये पूरा नहीं आएगा, करके देख लेना आप, 4 लाइनों में पूरी नहीं आएगी गोलियां, तो 4 वाला नहीं होगा। फिर 5 में भी पूरा नहीं आएगा, तो फिर 6 लाइनों में आएगा। जिन संख्याओं का भाग जाता है ना, वैसा ही पैटर्न आता है इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से हम और कर सकते हैं कोई, तो इनके ये गुणनखंड है 1 गुणा में 18, 2 गुणा में 9 और 3 गुणा में 6 और 6 गुणा में 3। इसका मतलब और आगे नहीं जाने वाले, ये 3 का उल्टा हो गया 6 3। तो यहां हम इस 18 के गुणनखंड की बात करें तो 1 2 3 6 9 और 18, इस तरह से ये हमें संख्या 18 के गुणनखंड प्राप्त हुए। जो ये संख्या हमें प्राप्त हो रही है, इन संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। आप सभी के अच्छी तरह से समझ में आया होगा गुणनखंड क्या है। गुणनखंड की परिभाषा, गुणनखंड की परिभाषा, किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। कोई भी हम संख्या लेते हैं तो वो संख्याएं जो दी गई संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इसका मतलब वो उसका एक गुणनखंड है। और गुणज, गुणज वो है कि कोई संख्या हमें दी है और उसको आगे हम किसी संख्या से गुणा करके कोई संख्या प्राप्त करते हैं, तो उसे हम गुणज कहते हैं। यहां हमने 2 गुणा में 3 बराबर 6 प्राप्त किया था। ये संख्या 6 है, इसके ये क्या है, गुणनखंड है। क्या है ये, गुणनखंड है। जबकि 2 और 3 दोनों का ही ये क्या है, गुणज है। 2 का गुणज, 2 को जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो 2 का गुणज। 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो ये 3 का गुणज। और इसके ये गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब गुणन के टुकड़े, ठीक है। गुणनखंड का जो हम अर्थ निकालेंगे तो कोई संख्या के टुकड़े जिनका आपस में हम गुणा करें तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। कोई संख्या के टुकड़े, 2 टुकड़े ऐसे जिनका आपस में गुणा करें तो वो संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब हम यहां गुणनखंड और गुणज में अंतर लिखेंगे कि क्या क्या अंतर है, गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या क्या है। चलिए मैं इन दोनों के गुणनखंड और गुणज दोनों के बोर्ड पर अंतर लिखता हूं और हम एक एक अंतर को ध्यान से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हम यहां गुणनखंड और गुणज में अंतर करेंगे। देखिए गुणनखंड क्या चीज है और गुणज क्या चीज है, इस चीज को हम एक एक लाइन से, प्रत्येक लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लाइन दी है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। तो कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड है, वो उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। या साथ साथ में उदाहरण लेकर के हम समझेंगे। जैसे 6 संख्या है और इसके गुणनखंड है 1 2 3 और 6। कहने का मतलब ये है कि 4 और 5 नहीं है। 4 और 5 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 और 5 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो गुणनखंड वही होगा जो इस संख्या का पूरा पूरा क्या होगा, विभाजक होगा। 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चले जाएगा। तो यहाँ 1 2 3 6 ये इस संख्या की क्या है, गुणनखंड है। और किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। ये गुणनखंड इस संख्या का पूरा पूरा एक क्या होता है, विभाजक, यानी इससे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का एक गुणज होती है। प्रत्येक संख्या अपने गुणनखंड का एक गुणज होती है। पहले भी मैंने बता दिया। देखिए 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6। तो इनका ये गुणज हुआ। 1 2
2 3 6 ये जो प्रत्येक गुणनखंड है उनका ये जो संख्या है वो क्या है, गुणज है। और एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड आएगा। एक जो संख्या है वो कोई भी संख्या लो उसका निश्चित रूप से एक गुणनखंड आएगा, और वो स्वयं संख्या भी उस संख्या का गुणनखंड आएगी। जिस संख्या का गुणनखंड हमें पूछा गया है वो स्वयं संख्या भी उस संख्या का एक गुणनखंड आएगी। इसके अलावा लिखा है प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, ये बता दिया। एक संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी कोई संख्या उसके गुणनखंड हमें पूछा जाए तो हम उनको माप सकते हैं, गिन सकते हैं। कोई भी संख्या दे तो उसके गुणनखंडों की संख्या परिमित होगी, यानी मापा जा सकता है, लेकिन गुणजों की संख्या को मापा नहीं जा सकता। प्रत्येक एक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब उसको मापा नहीं जा सकता। जैसे 2 के गुणजों की संख्या की बात हम करें तो 2 का गुणज अगर मैं यहां लिखना शुरू करूं तो 2 का 1 तो 2 आ गया, अगला आ जाएगा 4, अगला आ जाएगा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस तरह से चलता जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। और न ही हम इनकी संख्याओं को हम माप सकेंगे, काउंट कर सकेंगे। इसलिए ये गुणज हैं वो अपरिमित होते हैं, और गुणज हैं वो उस संख्या से बड़े होते हैं, और गुणनखंड हैं वो उस संख्या के बराबर या उससे छोटे, और गुणज हैं वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़े होंगे। ये अंतर है दोनों में। किसी संख्या के गुणज में उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये स्वाभाविक है। कोई भी संख्या का गुणज है उसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 2 का गुणज 8 है तो इसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा, तभी तो वो गुणज है। प्रत्येक संख्या स्वयं का अपना एक गुणज होती है, बिल्कुल होती है। जैसे प्रत्येक संख्या अपना एक गुणनखंड होती है, वैसे ही प्रत्येक संख्या अपना एक क्या होती है, गुणज होती है। वो संख्या खुद को 1 से गुणा करेंगे तो वही मान हमें प्राप्त होगा। एक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, बताइए। प्रत्येक संख्या के गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होते हैं। प्रत्येक संख्या के गुणज हैं वो बड़े ही होंगे या उसके बराबर होंगे। गुणनखंड हैं वो छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। ये हमने यहाँ गुणनखंड और गुणज में अंतर करना सीखा। अब हम आगे पढ़ेंगे एक परफेक्ट संख्या, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपनी प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करेंगे। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या हिंदी में जिसे संपूर्ण संख्या कहते हैं, इसकी परिभाषा है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। गुणनखंड हमने करना सीखा। किसी भी संख्या हो उसके गुणनखंड वो हैं जिन संख्याओं का उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, और वो गुणनखंड है उनका अगर हम जोड़ करें तो वो जोड़ उस संख्या से 2 गुना आ जाए तो ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे हम यहाँ संख्या 2 का गुणनखंड की बात करें तो 1 और 2 आएगा। एक तो सभी संख्या का होता ही है और एक मूल संख्या होती है। ये इसके गुणनखंड हुए, इनका हम जोड़ करेंगे तो 1 प्लस में 2 बराबर 3 हुआ, और योग इसका 2 गुना नहीं गया। इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर हम 3 लेते हैं, 3 के गुणनखंड आए 1 और 3। 1 और 3 को जोड़ा तो उसका मान आया 4। 4 है वो 3 का 2 गुना नहीं है। इसका मतलब ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर हम चलते हैं 4 के गुणनखंड आए 1, 2 और 4। इनका योग हुआ 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 7, और 7 है वो 4 का 2 गुना नहीं है, तो ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर हम चलते हैं 5 के गुणनखंड 1, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आएगा सीधा ही, और इसका योग हुआ 1 प्लस 5 बराबर 6, जो मान 5 का 2 गुना नहीं है, इसलिए ये भी संपूर्ण संख्या नहीं है। अब चलते हैं हम 6 के पास। 6 के गुणनखंड 1, 2, 3 और 6। इनका योग करते हैं 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 6, तो 3 और 3 6 और 6 12, और 12 जो मान है वो इस संख्या का 2 गुना है, इसलिए ये क्या है, संपूर्ण संख्या है। हमने 1 से 6 तक की संख्याओं के गुणनखंड लिखे, उनका योग किया तो वो योग जो है वो 5 तक तो उसका 2 गुना प्राप्त हमें नहीं हुआ, लेकिन जो 6 का जो
गुणनखंड थे उनका योग हमने प्राप्त किया, वो 12 हुआ और 12 6 का 2 गुना होता है। और यही इसकी परिभाषा है, संपूर्ण संख्या वही कहलाएगी जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो। चलिए यहां संख्या 6 तो आ गई, अब क्या 7, क्या 8, क्या 9, आगे कौन सी संख्या अब संपूर्ण संख्या आएगी? ऐसा हम करते ही चले तो हमें बहुत सारे दिन लग जाएंगे ऐसी संख्याओं के जो गुणनखंडों का योग हमें 2 गुना पता करने के लिए। तो इसका भी हमें कोई तरीका आना चाहिए कि संपूर्ण संख्या 6 के बाद में अगली कौन सी संख्या है। आप सभी को मैं बता देता हूं कि 6 के बाद में जो अगली संख्या संपूर्ण संख्या है वो है 28। वो क्या है? 28। और 28 के बाद में अगली संख्या का जिक्र करेंगे तो वो है 496। और उसके बाद में अगली संख्या का जिक्र करेंगे वो है 8128। इस तरह से यहां हम 8000 के लगभग पहुंच गए तो हमें 4 ही संख्याएं संपूर्ण संख्या मिली है, बाकी संख्याएं संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां हम देखते हैं 28 के जो गुणनखंड है उनका योग क्या 56 है? ये 28 इसके गुणनखंड 1, 2, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, जिन जिन संख्याओं का भाग जाएगा वो 4 आ जाएगा, 4 7 28 होता है ना, 4 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद में 14 आ जाएगा, 14 के बाद में 28 आ जाएगा। ये 28 के गुणनखंड आए। इनका जब हम योग करेंगे तो 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 और 28 56। तो ये हमें 56 प्राप्त हुआ जो 28 का सीधा 2 गुना है। इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है। इसी हिसाब से 496 आएगा, उसके बाद में 8128 आएगा। ये संख्याएं परफेक्ट संख्याएं हैं। 6, 28, 496, 8128। अगर कई बार इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है मेंटल एबिलिटी की परीक्षाओं में कि 6, 28, 496 अगली संख्या क्या आएगी, तो अगर आप परफेक्ट संख्या के बारे में जानते हैं तो अगली संख्या आप सीधा याद रखोगे 8128। और इन परफेक्ट संख्याओं को याद करने का तरीका क्या है आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से आप परफेक्ट संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। 8128 के बाद में और अगली संख्या कौन सी है, इसको हम कैसे पता करें, इनको हम याद कैसे रखें? तो देखिए 2 की घात हम रखेंगे और उसमें से 1 को घटाएंगे। 2 की घात हम यहां वो संख्या रखेंगे जो अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 की घात 2 में से 1 घटाएंगे, लेकिन जो इसके बाहर ब्रैकेट के अंदर है उसके अंदर हम उसमें से 1 कम करके रखेंगे। यहां 2 की घात 2 क्यों रखा? अभाज्य संख्या है। और इसके बाहर जो 2 है उसके ऊपर घात 1 रखेंगे जो अभाज्य संख्या उसमें से कम करके। तो देखिए 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, उसमें से 1 गया 3, और 3 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त होगी 6। इसी तरह से अब अगली संख्या कौन सी आएगी? अगली संख्या 2 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 के बाद में अभाज्य संख्या की है 3, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। 8 में से 1 गया 7, लेकिन यहां 1 नहीं रखेंगे, यहां इस 3 से कम करके रखेंगे 1। 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 4, और इसका मतलब हुआ 8, और ये 1। 8 में से 1 गए 7, 7 गुना में 4 2 28। तो अगली संख्या हमें प्राप्त हुई संपूर्ण संख्या वो 28। इसी तरह से आगे वाली संख्या कौन सी आएगी? आगे वाली संख्या 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 भाज्य है, 5 अभाज्य संख्या आएगी, और यहां 5 से 1 कम करके रख देंगे 4। तो 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, और 32 में से 1 गया 31, और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। तो 16 को गुना करना है हमें 31 से, और आएगा 496। तो अगली संख्या आ गई 496। इसी तरह से आप अगली संख्या और ज्ञात करेंगे तो 2 की घात है वो
5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी है? 6 नहीं है, 7 आएगी अभाज्य संख्या। 2 की घात 7 में से 1 कम करेंगे और यहाँ 6 रख देंगे और 2 की घात 7 में से 1 घटा करके उसको 2 की घात 6 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी, वो होगी 8128। और इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या है वो 9 नहीं, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आएगी। तो 2 की घात 11 माइनस 1 और ये 2 की घात क्या हो जाएगी? 10। इस तरह से आप आगे की आगे संख्याएं हैं वो संपूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मेरा जो बताया हुआ है वो तरीका आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, संपूर्ण संख्या भी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल लेकर के आते हैं। हम पहला ही सवाल है, संख्या कोई दी हुई है, उसके क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। पहले सवाल में कई सवाल दिए हुए हैं, उसमें से मैं पहला सवाल लेता हूं और पहला सवाल है 24 के गुणनखंड ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? 24 के गुणनखंड ज्ञात करो। ऐसे और भी आप सवाल है वो हल करेंगे। पहला जो सवाल है वो मैं बता देता हूं, प्रश्नावली 3.1 का गुणनखंड लिखिए। तो 24 है, 24 का गुणनखंड वो संख्या लिखनी है जिन संख्याओं का 24 में पूरा पूरा भाग जाए। 1 का जाएगा सभी में तो 1 तो होता ही है, उसके बाद में 2 का इसमें जाता है, लिख दिया। 3 का इसमें जाता है, लिख दिया। 4 का भी जाता है, लिख दिया। 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाता है, 9 का, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा और फिर 24 का जाएगा। इस तरह से ये जो संख्याएं लिखी है मैंने, ये वो संख्या हैं जिनका इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये इसके क्या हुए? गुणनखंड, सभी गुणनखंड लिख दिए। इसी तरह से जो आगे सवाल दिए गए हैं वो आप हल करने का प्रयास करें। इससे अगला जो दूसरा सवाल है वो है गुणज लिखिए। प्रथम 5 गुणज लिखिए। कोई भी संख्या दी हुई है उसके क्या है? गुणज लिखने हैं। दूसरा सवाल, गुणज लिखिए। तो गुणज आपको मैंने बता दिया, वो जो संख्या दी गई है उसको 1, 2, 3, 4, 5 से आगे हमें गुणा करना है। यहां सवाल ये 5 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। तो 5 को हम 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। और जिस संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो उसके क्या होंगे? गुणज। 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 2 से किया 10, 3 से किया 15, 4 से 20, 5 से किया 25। तो ये 5 के प्रथम 5 गुणज आ गए। 5, 10, 15, 20, 25। और जो संख्या खुद होती है वो उसका प्रथम गुणज होती है। 5 का हमें ज्ञात करना है तो 5 उसका प्रथम गुणज है। आगे की संख्या है वो इनके पहाड़े जैसे हम पढ़ते हैं वैसा का वैसा आता है। अगला जो तीसरा सवाल है वो मिलान करने का है, हम पढ़ेंगे और उसके बाद में इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। अपना तीसरा सवाल है मिलान करना है। स्तंभ 1 दे रखा है और स्तंभ 2 दे रखे हैं। स्तंभ 1 में कुछ संख्याएं दी गई हैं और स्तंभ 2 में कोई बातें लिखी गई हैं। इन बातों का इन संख्याओं के साथ किसी न किसी तरह से मेल खाता है और उनके सीध में हमें तीर का निशान लगा करके या उत्तर हमें देना होता है। पहला है 35, संख्या 35। दूसरी है संख्या 15, तीसरी 16 और चौथी 20 और पांचवी संख्या है 25। इधर लिख रखा है 8 का गुणज, 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड और 20 का गुणनखंड। हमें यहाँ गुणज और गुणनखंड की बात को ही ध्यान में रखना और इन बातों को ही पूछा गया है इस सवाल में कि बच्चे को गुणज और गुणनखंड के बारे में ज्ञान हुआ है या नहीं। 8 का गुणज, इसका मतलब 8 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं आगे जो संख्या आती है वो इसमें से कोई है क्या, तो हमें पढ़ते हैं तो 8 का गुणज हमें प्राप्त होता है 16। 16 8 का गुणज है, यानी 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 हमें प्राप्त होगा। और गुणज होता है वो क्या होती है? वो संख्या या उससे बड़ी संख्या। अब 7 का गुणज 35 आएगा। 7 को जब 5 से गुणा करते हैं तो 7 5 35 आ गया 7 का गुणज। 70 का गुणज हमें 70 या 70 से बड़ी संख्या ढूंढना है। यहाँ न तो 17 है और न से 70 से कोई बड़ी संख्या है, तो इसमें 70 का कोई गुणज नहीं है। 30 का गुणनखंड, तो 30 का गुणनखंड 15 हो गया। 15 × 2 = 30।
50 का गुणनखंड 25 हो गया, 25 गुणा में 2 50। 20 का गुणनखंड स्वयं संख्या होती है। इस तरह से हमने इस सवाल को मिलान करके उत्तर निकाल लिए और 70 का यहाँ हमें कोई गुणज हमें प्राप्त नहीं हुआ। चौथा सवाल है 9 के गुणज लिखने हैं और 100 से संख्या 100 से कम, संख्या 100 से कम हो तो हमें 9 के गुणज लिखने हैं चौथे सवाल में। तो 9 का पहला गुणज आ जाएगा 9, दूसरा गुणज आ जाएगा 18, तीसरा गुणज आ जाएगा 27, चौथा आ जाएगा 36, पांचवा आ जाएगा 45 और छठा आ जाएगा 54 और सातवां आ जाएगा 63 और आठवां आ जाएगा 72 और नौवां आ जाएगा 81 और 10वां आ जाएगा 90 और 11वां आ जाएगा 99 और 12वां आ जाएगा, ये 100 से ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, 108 हो जाते हैं, ये आगे बढ़ जाएगा। हमें 100 से कम रखने हैं, तो 100 से कम ये 11 गुणज हैं, ये अपना इसका जवाब हो जाएगा। 9 का पढ़ा चल रहा है और जितनी संख्या हमें दी है उससे कम, तो 100 से कम 99 तक, बस ये इतने इसके गुणज हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।